हाँ, आज की जनरल इंग्लिश के क्लास में हम लोग अगले लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि इंग्लिश में हमें तीन चीज़ें पढ़नी हैं और इंग्लिश में इन तीन चीज़ों में जो नंबर 1 आया, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 में ग्रामर नॉलेज, यानी नंबर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज हम ले लेंगे, और नंबर दूसरा आ जाएगा कॉम्प्रिहेंसन आएगा, तीसरा नंबर हम ले लेंगे तो स्पोकन आया। इंग्लिश में यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज हुआ, कॉम्प्रिहेंसन हुआ, स्पोकन। तो इंग्लिश लैंग्वेज को हमें सबसे पहले पढ़ना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे पार्ट हैं, उन सबको पढ़ना है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जो सबसे पहला पार्ट आ जाता है वह आता है अपना ग्रामर पोर्शन, यानी ग्रामर नॉलेज। तो इंग्लिश में हमने नंबर 1 शुरू किया था, ग्रामर नॉलेज शुरू किया था। और ग्रामर नॉलेज के अंतर्गत पहले नंबर था टेंस, तो हमने टेंस समाप्त कर लिया। और अब नंबर दूसरे में आया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर ग्रामर नॉलेज के अंतर्गत दूसरा पार्ट आज डालना है, दूसरा चैप्टर डालना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, और वो डाल लीजिए चैप्टर नंबर 2 और उसमें लिख लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चैप्टर 2 आया पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर चैप्टर 2 में हमने लिया और यह आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आज हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने का प्रयास करें, छोटी मोटी बातें जानें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, ये ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर मैंने ये कहा कि ही सेंट अ लेटर, यह आपका आया ही सेंट अ लेटर, तो एक सेंटेंस हुआ ही सेंट अ लेटर। उसने एक खत भेजा, उसने एक पत्र भेजा, ये एक सेंटेंस है। लेकिन इस सेंटेंस में आप देखते हैं कई प्रकार के शब्द आए हैं। अगर हम किसी वाक्य में शब्द कितने प्रकार के आए, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे, तो वह पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही होगा। सपोज दैट यहाँ पर मैं नेक्स्ट सेंटेंस लेता हूँ और यहाँ पर आया कि ही सेड दैट मोहन रोट अ लेटर। यह एक सेंटेंस आ गया, मोहन रोट अ लेटर, फुल स्टॉप लगा। अब इस सेंटेंस में हमें ये देखना है कि कई शब्द आए हैं। अगर इस सेंटेंस में हमें यह ज्ञान मिल जाए कि शब्द कौन कौन से आए हैं, और यदि वाक्य के इन शब्दों को ज्ञान हो जाए कि किस प्रकार के शब्द आते हैं, तो शायद वाक्य लिखना और समझना बहुत ही सहज होगा। अब इन शब्दों को जानना, इसका मतलब हमें ये जानना चाहिए कि किसी एक वाक्य में कितने प्रकार के शब्द आते हैं। How many types of the words are used in one sentence? If this is the information to us, so we have to understand the parts of speech. यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें ये जानना है कि वाक्य में कितने प्रकार के शब्द आया करते हैं। और जब हम स्पीच करते हैं, बोलते हैं, जैसे ये मैंने आपके सामने बोल दिया कि ही सेड दैट मोहन रोट अ लेटर, ये आया। अब जब ये वाक्य हमने लिया, तो इस वाक्य में हमें ये देखना है कि कितने प्रकार के शब्द आए हुए हैं, यानी जो मैं स्पीच कर रहा हूँ इसके पार्ट कितने हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह है कि शब्दों के प्रकार देखेंगे, अर्थात एक वाक्य में शब्द कितने प्रकार के आते हैं वही हमें देखना होगा। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो लेंगे, तो यहाँ ये लेते हैं कि इटिमोलॉजी भी एक टर्म आ जाता है, इटिमोलॉजी। अब इटिमोलॉजी मीन्स क्या होता है? इटिमोलॉजी का मतलब ही होता है किसी एक वाक्य में शब्दों के प्रकार को जानना। टू नो द टाइप्स ऑफ द वर्ड्स इन वन सेंटेंस इज कॉल्ड द इटिमोलॉजी। तो चाहे मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कहूँ या इटिमोलॉजी, इसका मतलब है कि वाक्य में कितने प्रकार के शब्द आते हैं उसको जानना। तो फाइनली वी हैव टू टेल दैट the all types of the words in one sentence are to be studied in the part of the parts of speech। अब जब हम इसे लेंगे तो मैं इतना ज़रूर कहूँ कि जो हमारा वाक्य होता है उसमें कितने प्रकार के वाक्यों में, एक वाक्यों में शब्द कितने प्रकार के आएंगे। तो मान लिया हमने 4 वाक्य लिया,
4 वाक्यों में अगर ये जानना चाहें कितने प्रकार के शब्द आते हैं, तो किसी भी वाक्य में नाउन भी आया करता है, प्रोनाउन भी आया करता है और एडजेक्टिव आया करता है, एडजेक्टिव आया करता है, एडवर्ब आया करता है, एडवर्ब होगा। और इसमें से हम प्रोनाउन हो गया एडजेक्टिव एडवर्ब, कंजंक्शन आता है तो कंजंक्शन होगा, और उसके बाद इंटरजेक्शन हो जाएगा, और उसके बाद प्रीपोजिशन हो जाएगा, और उसके बाद आर्टिकल हो जाएगा। ये जो 8 ये आया, और उसके बाद एक और हम ले लेंगे तो वर्ब ले लेंगे, वर्ब आया। तो ये तो शब्द हैं, 9 प्रकार के शब्द मुख्य तौर पर हैं। अब इन 9 प्रकार में हमने ये देखा कि नाउन भी एक शब्द है, लेकिन ये एक विशेष प्रकार का है। प्रोनाउन भी एक शब्द है, विशेष प्रकार का है। एडजेक्टिव भी एक शब्द है, विशेष प्रकार का है। तो कम से कम अगर एक शब्द हमारा लिखा है, मान लिया हमने यहाँ वर्क लिखा है, हमने यहाँ पर गो लिखा है, ये शब्द आया, तो यहाँ पर ये बात आती है कि वर्ब हम लें, यानी शब्द हमने लिया, तो ये शब्द किस प्रकार का है। तो अगर हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हो, आइडेंटिफाई करने वाले हों, पहचान करने की शक्ति हो, तो हम इन 9 में देख सकते हैं किस प्रकार का है। तो चूँकि हमें कुछ बहुत ज्ञान है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये वर्ब है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ मोहन लेता हूँ, और यहाँ पर आई लेता हूँ और वी लेता हूँ, तो ये भी शब्द है। लेकिन शब्दों में हमें ये पहचानना है कि किस प्रकार का शब्द है। तो मोहन किसी व्यक्ति का नाम है तो नाउन है, आई और वी हमें मालूम है प्रोनाउन है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रोनाउन 3 प्रकार के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं तो प्रोनाउन है। अगर यहीं पर मैं ये कह दूं कि यहाँ पर दैट ले लेता हूँ, या फिर हम यहाँ पर बिफोर ले लेते हैं, ये चीज़ें आई और इनको हम जोड़ने का काम यदि करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर यानी दैट और बिफोर को भी हम कंजंक्शन के रूप में ले। तो इसमें आई है, वी है, दैट है और बिफोर आया। ये जो शब्द आए तो मोहन नाउन है, आई और वी प्रोनाउन है, दैट कनेक्टिव है और कहा जाए वो कंजंक्शन का काम करता है, जोड़ने का। बिफोर भी कंजंक्शन का काम करता है। अगर यहीं पर मैं द बोल दूं कि द रामायणा, तो द रामायणा ये टर्म आ गया, तो द रामायणा में आपने देखा कि द भी एक अलग शब्द है, रामायणा अलग शब्द है। अब यहाँ पर हम वाक्य में अगर द रामायणा देखते हैं तो हमें ये पहचानना होगा कि द किस प्रकार का शब्द है, रामायणा किस प्रकार का है। तो द हमारा आर्टिकल है और रामायणा नाउन है। इसका मतलब ये कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का आशय कि किसी वाक्य में कितने प्रकार के आ सकते हैं शब्द, तो उतने समस्त प्रकार के शब्दों को जानना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में यानी के अंतर्गत हम समझेंगे। इसका मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन्हें हमें समझना है। तो बेहतर ढंग से हमें ये जानना होगा नाउन क्या है, कितने प्रकार का है, कहाँ कहाँ किस रूप में होता है, और उसके नंबर क्या है, केस क्या है, टोटल। इसी तरह प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले थोड़ा एक फ्रेमिंग बनाते हैं और उस फ्रेमिंग में नाउन करते हैं, फिर नाउन को लिखना हम लोग आरंभ करेंगे, समझेंगे भी। तो चलते हैं, फर्स्टली भी है टू राइट द चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसमें से हम लोग चलिए लिखना हम शुरू करते हैं। देयर आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हेड पॉइंट है, उसी के अंदर लिखना है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ, हिंदी इंग्लिश में दोनों में बोल दूंगा, लेकिन देयर आर मेनी पार्ट्स, मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स in the sentence, these types of words in the sentence, उसके बाद these types of words are to be studied, these types of words
आर ए आर ई आर आर टू बी स्टडीड स्टडीड टू बी स्टडीड आर टू बी स्टडीड टू बी स्टडीड इन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन पार्ट्स ऑफ स्पीच many types of words may be as below many types of words may be many types of words may be as below और मुझे लगता है जो इंग्लिश में अभी मैंने लिखा है तो बड़ा इजी है, सरल है, तो हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें वही बात है कि एक वाक्य में विभिन्न प्रकार के शब्द आ सकते हैं और इन्हीं विभिन्न प्रकार के शब्दों को पार्ट्स ऑफ स्पीच में अध्ययन करते हैं। और वो विभिन्न प्रकार के शब्द कौन कौन से हैं तो वो नीचे लिखे गए हैं, बस यही लिखा है। तो जब यही लिखा है तो हम लोग अब डायरेक्ट इसे लिखते हैं। नंबर वन में लिख लीजिए नाउन। नंबर वन नाउन और ब्रैकेट में लिख लीजिए संज्ञा, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों हम लोग लिखते चलें। तो नंबर वन आया नाउन और ब्रैकेट में आपको यहाँ पर लिखना है संज्ञा। तो नाउन को हिंदी में हम संज्ञा बोलेंगे। नंबर दूसरा और नंबर दूसरे में लिख लीजिए प्रोनाउन आया नंबर दूसरा। और प्रोनाउन यानी हिंदी में सर्वनाम, तो हिंदी में सर्वनाम आया। और अब नंबर तीसरा आया, नंबर तीसरे में है एडजेक्टिव, तो यहाँ पर आया एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव और यह आ जाता है विशेषण, तो एडजेक्टिव विशेषण आया। और नंबर 4 आ गया, नंबर 4 में वर्ब क्रिया, वर्ब आया और ब्रैकेट में हुआ क्रिया। और नंबर 5 आ गया, नंबर 5 में एडवर्ब आ गया। नंबर 5 में हम लेंगे एडवर्ब और यहाँ पर हिंदी है क्रिया विशेषण। और छठा नंबर लेते हैं प्रीपोजिशन, छठे में है प्रीपोजिशन। तो पांचवा यह है, छठा नंबर है प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन ये आया। और इसमें हिंदी लिख लीजिए प्रीपोजिशन के अव्यय होता है, तो यह जो व्यय कभी ना हो वह अव्यय कहलाता है, तो यह अव्यय आया। 7वां नंबर डाल लीजिए कंजंक्शन, तो 7वें में है कंजंक्शन। और ब्रैकेट में लिख लीजिए समुच्चय बोधक मतलब ये समझें कि जो समुच्चय का मतलब जोड़ने का काम करे, तो समुच्चय बोधक। और 8वां है इंटरजेक्शन, तो 8वें नंबर में है इंटरजेक्शन आया। और ब्रैकेट में लिख लीजिए विस्मयादिबोधक, तो यहाँ पर आया विस्मयादिबोधक आया और ब्रैकेट क्लोज। और 9वां नंबर आ गया, 9वें में है आर्टिकल, तो 9वें में आया आर्टिकल ARTICLE आर्टिकल। और ब्रैकेट में लिख लीजिए उपपद, इसकी हिंदी लेते हैं उपपद आया। और उसके बाद ये जो 9 है प्रकार के शब्द, इन 9 प्रकार के शब्दों को हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ना है। इसका मतलब कि अगर हम वाक्य लेते हैं तो वाक्य में इसी प्रकार के 9 प्रकार के वाक्य आते हैं। और इसका मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच एक वह चैप्टर इंग्लिश में है
जो यह बताता है कि कितने प्रकार के शब्द वाक्य में आ सकते हैं। तो 5 प्रकार के। अब 5 प्रकार में हमें ये क्रमशः सबको पढ़ना होगा कि कौन कैसा किस रूप में होता है। तो फर्स्ट नंबर को हेड पॉइंट बना लीजिए और इसे अब डिटेल से देखते हैं। मिड में हेड पॉइंट बनाइए नाउन। नाउन यानी संज्ञा, इससे हेड पॉइंट बना लें और इसको मैं फॉर्मली लिखाऊं बताऊं उसके पहले हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझें और सामाजिक दुनिया से यानी टोटल सोसाइटी से इसे कनेक्ट करके देखें। ये ध्यान देना है, भाषा कोई भी हो, लैंग्वेज कोई भी हो, अगर उस भाषा और लैंग्वेज को वो समाज में कहाँ से जुड़ी है वहाँ से जोड़ कर देखते हैं तो एक्चुअली में हार्टेडली हम उसे समझ सकते हैं। वो हार्ट टचिंग हो सकती है लैंग्वेज। तो इसे हम लोग बस प्रैक्टिकली समझ रहे हैं, बिहेवियरली समझ रहे हैं कि कहाँ से क्या है, और बाद में थियरेटिकली मैं आपको लिखाने का काम करूँगा और तब हम इसके पार्ट भी बांटेंगे और नाउन को कई खंड में बांटते हुए उसे समझेंगे। मैं अगर प्रैक्टिकली की बात करूं कि नाउन क्या है, संज्ञा, तो चूंकि हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं को पहले भी मैंने बताया था कि दोनों लगभग 95% एक दूसरे से मिलती जुलती भाषाएं हैं, इसलिए हिंदी और इंग्लिश साथ साथ चलने वाली भाषाएं हैं और मैंने इन्हें ट्विन सिस्टर कहा था। तो इसलिए ट्विन्स सिस्टर हैं तो एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो शायद अगर हिंदी से यानी इंग्लिश अगर हमें सिखाना है हिंदी क्षेत्र के बच्चों को तो हमें हिंदी और इंग्लिश से कनेक्ट करके चलना होगा। तो हिंदी में एक शब्द आता है संज्ञा। हम यानी कक्षा 2 से 3 से 4 से 5 से यानी चौथी 5वीं से तो शुरू ही कर देते हैं संज्ञा, और उसके बाद IAS बनने के लिए भी संज्ञा का प्रयोग हम करते हैं हिंदी में। और अंग्रेजी में भी पुराने ज़माने में 5वीं के बाद ही पढ़ाया जाता था और उस समय नाउन समझते थे बच्चे भारत के। और आज तो वह कि स्कूल जाने के पहले यानी ये कहा जाए 2.5 साल का बच्चा उसके पहले नाउन की परिभाषा माता पिता बताते हैं। तो हम देखें संज्ञा क्या है। तो संज्ञा को पहले मैं हिंदी में समझाऊं। देखिए, संज्ञा का मतलब होता है कोई नाम, मतलब किसी चीज़ को हम उच्चारण करते हैं, किसी चीज़ को हम दूसरों के सामने रखते हैं तो एक नाम ज़रूर रखते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि मार्कर में इंक नहीं है तो इसका नाम तो रखा है। मैं ये कहूँ कि मोबाइल बज रहा है तो उसका नाम रखा है। हिंदी में हम किसी भी चीज़ का नाम रखते हैं और इतनी खासियत है पूरे विश्व की, और विशेषकर हम भारतीय साहित्य की बात करें कि कोई भी चीज़ अगर हमारे सामने आती है तो हम नाम पहले ही रख देते हैं। नया बच्चा आज जन्म लिया तो टिंकू से लेकर के चिंकू तक सारे नाम सामने आ जाएंगे, नाम ज़रूर रखा जाता है। मान लिया हमारे खाना में एक कोई मटेरियल आया, गोल गोल है, बड़ा पतला है, थोड़ा सा ठोकर मारने से वो टूट जाता है, उसका नाम हमने पापड़ रखा। इसका मतलब है नाम हम ज़रूर रखते हैं। तो अगर कोई नाम है तो नाम हो किसका सकता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन अगर कोई नाम है तो संज्ञा है। इसका मतलब है इस संसार में हम आ पाए तो इस संसार में जो कुछ हमने देखा और पाया उसका नाम दिया। अगर उसका नाम दिया है तो यदि नाम है कोई भी तो वह आपकी संज्ञा है। अंग्रेजी में कहें तो नेम ऑफ एनीथिंग इज़ द नाउन। अच्छा, नाम किस किस चीज़ का हो सकता है यह एक परखने की बात है। तो मैं चलूँ कि पूरा जब ब्रह्मांड जन्म लेता है और ब्रह्मांड में कहा गया कि एक महाविस्फोट होता है और उस महाविस्फोट से धीरे धीरे यानी आकाश गंगाएं आती हैं, उसके बाद तारे आए, ग्रह आए, उपग्रह आए। तो वहाँ से लेकर के मैं आज यहाँ तक की बात करूँ पूरी, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जिनका नाम दिया जा सकता है। तो मुख्य रूप से 3 चीज़ें हैं। डिटेल से तो हम वहाँ देख लेंगे, लेकिन हमें नाउन को समझना है। तो मुख्य रूप से 3 चीज़ें हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मांड का मतलब है धरती है, बुध है, शुक्र है, चंद्रमा है, गैलेक्सीज है, इन सब की बात मैं कर रहा हूँ।
पूरे ब्रह्मांड में 3 प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। मूर्त वस्तुएं हो सकती हैं या मूर्त चीज़ें हो सकती हैं, और इनको हम कांक्रीट मटेरियल बोल सकते हैं, थिंग्स बोल सकते हैं, मटेरियल थिंग। और दूसरे नंबर में अमूर्त वस्तुएं होती हैं। अमूर्त वस्तुएं आ गई, और यह है अमूर्त वस्तुओं में जब हम लेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट, इसके अंग्रेज़ी हम ले लेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल या थिंग्स कह सकते हैं। और तीसरे नंबर में आ गया भाव, यानी भावात्मक वस्तुएं। अब उसे वस्तु हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसे हम समझते हैं तो वस्तु ही है, तो भाव वाली वस्तुएं, भावात्मक। और इसे हम कह सकते हैं सेंटिमेंटल, तो सेंटिमेंटल मटेरियल कह सकते हैं। 3 चीज़ें ब्रह्मांड में हो सकती हैं, और इन्हीं 3 में किसी नाम रख सकते हैं। जैसे मूर्त वस्तुओं का मतलब है ऐसी वस्तुएं जिससे हम देख सके, छू सके। यहाँ पर मैं लेता हूँ, ये आपका है डस्टर, तो इसको मैं छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो ये मूर्त वस्तु है। यहाँ पर ये मार्कर है, देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, तो यह मूर्त वस्तु है। इस बोर्ड को मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, मूर्त वस्तु है। मोबाइल को देख सकते हैं, छू सकते हैं, कार को देखना, छूना कर सकते हैं। उसके बाद ट्रक है, ट्रेन है, और उसके बाद और जो चीज़ें लेंगे तो हम समोसा है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, पापड़ है, रोटी है, दाल है, चावल है, इनको देख सकते हैं, छू सकते हैं। टेबल है, चेयर है, साइकिल है, सब चीज़ों को हम देख छू सकते हैं। उसके अलावा यदि आप चांद में चले जाएं, मून में जाएं, और मून का एक स्टोन ले लेते हैं तो उसे भी देख सकते हैं, छू सकते हैं। आप हिमालय चले जाएं, हिमालय का एक मटेरियल यानी पत्थर आप उठा लेते हैं तो देख सकते हैं, छू सकते हैं। मूर्त वस्तुओं का मतलब है जिससे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो मूर्त वस्तुओं का नाम रखा जाता है। मैंने आपसे बताया यदि नाम है तो संज्ञा है, लेकिन नाम किसका किसका हो सकता है अगर ये पता चल जाए तो हमें संज्ञा के यानी नाउन का दायरा, फील्ड पता चल जाएगा कहाँ कहाँ। तो आपने देखा कि नाम किसका रखा जा सकता है, मूर्त वस्तुओं को रखा जा सकता है। मूर्त वस्तुएं चंद्रमा से लेकर, पृथ्वी से लेकर, शनि से लेकर के अरुण है, वरुण है, बुध है, शुक्र है, हर जगह तो विद्यमान है। तो यह है मूर्त वस्तुएं आएंगी, तो यह है संज्ञा के रूप में। अब मूर्त वस्तुएं में जो देख सके, छू सके, सारी चीज़ें, मैं कहूँ सूज तो देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सब मूर्त वस्तु। अमूर्त वस्तुओं की बात आई कि अमूर्त वस्तुओं का जिसे हम न देख सकें न छू सकें, वो अमूर्त वस्तु है। एक्चुअल में जो भावात्मक है वो इसी के अंदर ही शामिल होता है। आप ये मान करके चलें, अलग अलग पार्ट बाद में किया गया, अदरवाइज ऐसा है नहीं। तो 2 ही वस्तुएं होती हैं देखा जाए डिटेल में अगर, तो मूर्त वस्तुएं, अमूर्त वस्तुएं। अमूर्त वस्तुएं वे कि जिन्हें ना आप देख सकें न छू सकें, किंतु फील कर सकें, और वही चीज़ भावात्मक में आएंगी। तो हम अगर डिटेल से देखेंगे तो हम 2 ही पार्ट लेंगे वस्तुओं का, मूर्त वस्तुएं और अमूर्त वस्तुएं। अमूर्त, ये आ का मतलब नहीं मूर्त यानी मूर्त जो मूर्त नहीं है, यानी अमूर्त वे वस्तुएं हैं न देख सके न छू सके। जैसे मैंने कहा, और यहाँ पर ये कहा प्रेम। अब प्रेम की बात आई तो प्रेम एक भाव है, न हम देख सकते हैं न छू सकते, तो एक ये भाव है। तो जिसे न देख सके न छू सके लेकिन फील कर सके, तो वह आपका अमूर्त वस्तु के अंतर्गत आएगा, एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल के रूप में आएगा। यहीं पर मैं कहूँ कि जैसे एक माँ है और छोटे बच्चे को दुलार रही है, तो जब माँ छोटे बच्चे को दुलार रही है, प्रेम कर रही है, तो हम कहते हैं वात्सल्य। तो वात्सल्य को अगर आप ये कहें कि वात्सल्य एक रस है, तो वात्सल्य जो रस है, और कई बार परीक्षा पूछा भी गया है कि जब माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो माँ के अंदर से कौन सा रस डेवलप होता है उन दोनों के, तो वात्सल्य रस है। तो माँ अगर वहाँ पर है, बच्चे को प्यार करे, तो वात्सल्य रस है।
अब वो वात्सल्य रस है तो इस रस को ना हम आप देख सकते हैं, ना छू सकते। हम अनुभव कर सकते हैं कि माँ कितनी खुश होगी, बच्चा कितना खुश होगा। बच्चा माँ के पास है, माँ बच्चे के पास है, दोनों बहुत खुश होंगे, ये अनुमान लगा सकते हैं और दोनों की हंसी से लगा सकते हैं कि कितने खुश हैं। लेकिन अब आप ये कहें कि क्या वात्सल्य रस को देख पाएंगे, तो आप, मैं ये कहूँगा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो रस है, वो भाव है। भाव दिमाग में, दिल में, दिलो दिमाग में पैदा होता है, उसे हम फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, ना छू सकते। अब हम ये कह सकते हैं कि जब माँ बच्चे के सिर पर हाथ फेरती है तो आप कहें ये वात्सल्य है, तो मैं कहूँगा ये वात्सल्य नहीं है, ये माँ का हाथ बच्चे के सिर पर है, ये वात्सल्य कहाँ है। अगर आप ये कहेंगे माँ ने उसे गोद में लेकर के अपने सीने से चिपका लिया है, तो मैं कहूँगा एक शरीर, यानी कोशिकाओं का बना एक शरीर दूसरे शरीर से जुड़ा है, ये वात्सल्य नहीं है। आप यदि कहें कि इस तरह से हम इसको वात्सल्य रस को हम मूर्त कर दें तो मूर्त नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जब बच्चे के ऊपर हाथ फेरती है, बच्चे को दिल से लगाती है, बच्चे को खिलाती है, तो ये मूर्त गतिविधियाँ हैं। दीज आर द एक्टिविटीज़ ऑफ द कॉन्क्रीट एक्टिविटीज़ है, ये मूर्त गतिविधियाँ हैं। ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि इन मूर्त गतिविधियाँ जो बार बार हो रहे, इसी से रस निकलता है, इसी से ही वह भाव निकलता है। भाव को हम नहीं देख सकते लेकिन ये गतिविधियाँ देख सकते हैं। इसलिए अगर वह प्रेम कर रही है, सीने से चिपकाए हुई है, उसे खाना खिला रही है, तो यह वात्सल्य रस नहीं है, ना ये भाव है। ये केवल भाव जो पैदा हुआ है उसकी गतिविधियाँ बाह्य हैं। तो ये बाह्य गतिविधियाँ, अगर ये गतिविधियाँ होंगी तभी भाव पैदा होगा। इसलिए ध्यान देना है कि वात्सल्य रस को हम आप न देख सकते हैं, न ही छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसलिए यह एक भावात्मक रस है, और जब भावात्मक है तो ये अमूर्त है। तो अब वहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो माता और बेटा है, यानी पुत्र और माँ है, उन दोनों के मध्य के जो संबंध है, जो रस है, जो भाव है, उस भाव का नाम हमने वात्सल्य रखा है। नाम तो दे दिया, तो भाव का नाम भी हम देते हैं। जो चीज़ अमूर्त हुआ करती है उसका भी हम नाम ही देते हैं। जैसे मान लिया कि एक व्यक्ति के पास में पजेरो गाड़ी आ गई। अब पजेरो गाड़ी आ चुकी है तो पड़ोसी इतना गुस्सा में है, गुस्सा ने ईर्ष्या में, जेलसी है, और वह ईर्ष्या कर रहा है कि मेरे पास तो मोटरसाइकिल है और मेरे पास जो कंपनी बंद हो गई है 800 वाली, उसकी भी कार नहीं, इसके पास पजेरो कार आ गई है। तो बहुत ईर्ष्या कर रहा है, और इतना ईर्ष्या में है कि वह उस पड़ोसी की कार का एक पहिया उसके घर तरफ थोड़ा सा निकला है तो तुरंत जाकर के गाड़ी को धक्का दे देता है, कहता उधर करो। जबकि अभी कल ही उसके यहाँ एक फंक्शन था, पूरा परिवार खूब बढ़िया खा करके आया है और ले करके आया है। ये ईर्ष्या है। तो एक बात ध्यान देना, गाड़ी को धक्का देना ये बाह्य एक्टिविटी है, आउटर एक्टिविटी है, बट यह ईर्ष्या नहीं है। जो उसके अंदर इस बाह्य गतिविधि के माध्यम से जो उसके अंदर का भाव हम समझ पा रहे हैं, वह ईर्ष्या है, वह जेलसी है। इसलिए यहाँ पर उसके यहाँ कार आ गई तो उसके अंदर जो एक भाव आया है ईर्ष्या का, तो उस भाव को हमने नाम दिया है ईर्ष्या, जेलसी नाम दे दिया है। इसका मतलब यह है कि भाव को भी हम नाम दिया करते हैं। तो जब भाव का नाम देते हैं, और नाम है तो संज्ञा है, इसलिए आप ये ध्यान दीजिए, अगर मूर्त वस्तुओं का नाम है तो वह संज्ञा है, अमूर्त का नाम है तो संज्ञा है। अब अगर हम ये कहें लव, तो जब लव शब्द आया तो लव मतलब प्यार। अब प्यार क्या है? एक महसूस करने की बात है कि कोई भाव जन्म लिया, तो जब प्यार एक महसूस करने की बात है, लेकिन अगर माँ उसे प्यार कर रही है बच्चे को, तो वह बाह्य गतिविधि है, वो लव नहीं है। उस गतिविधि के बाद जो उसके मानस पटल पर, मन में जो एक भाव उमड़ा है, उस भाव को हमने प्रेम नाम दिया है, उसे हम कहेंगे अमूर्त तत्व कहा जाएगा। इसलिए अमूर्त तत्व का भी हम नाम देते हैं। अगर पूरी मैं ब्रह्मांड की चर्चा करूं तो मूर्त वस्तुओं का नाम दिया गया है, और जिनसे हम परिचित नहीं हैं तो नाम नहीं दिया गया है,
क्योंकि नाम तो समाज, लोग, इंसान देगा, जानवर, पशु पक्षी नहीं नाम देते। जिन वस्तुओं को हमने देखा और पाया हमने नाम दिया, और जो नहीं पता है और जो ही पता होता तो पहला काम होता है नाम। कोरोना आया था लंबे समय पहले, तो एक बीमारी आई, नाम दिया गया। आप समझे कुछ आएगा तो नाम दिया ही जाएगा, तो वह बीमारी का नाम दिया गया। तो जो चीज़ अभी नहीं हम समझ सके और देख नहीं पाए उसका नाम दिया जाएगा। और इसी तरह अमूर्त में भी नाम दिया जाता है। तो हमारी जो नाम है ये दो जगत में रखे जाते हैं, करोड़ों करोड़ों नाम हैं। इसलिए संज्ञा के जो शब्द हैं करोड़ों हैं, एक दो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी मूर्त वस्तु का नाम और किसी भी अमूर्त वस्तु का नाम ही संज्ञा है। द नेम ऑफ द कॉन्क्रीट मटीरियल्स एंड ऑब्स्ट्रैक्ट मटीरियल्स इज कॉल्ड द नाउन। उसे हम नाउन के रूप में कहेंगे। अगर अब आप कोई भी एग्जांपल दें तो मान लिया कि यह है 4 कमरों का एक बिल्डिंग है। तो जब 4 कमरों की एक बिल्डिंग है तो इसे आप कहते हैं घर, हाउस। तो नाम क्या दिया? हाउस। सपोज दैट कि आपने घर पर एक लोहे का एक पार्ट इधर एक इधर पार्ट खड़ा कर दिया, तो उसका नाम आपने दिया गेट। इसका मतलब ये गेट है, उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो नाम आपने दे दिया। आज मान लिया मैं एक कोई आइटम बना लूँ खाने के लिए रसोई में, और एक बनाता हूँ और उसका नाम मैं रख दूँ चिपचिपी, तो चिपचिपी उसका नाम हो गया। इसका मतलब यह है कि वो संज्ञा है। इसलिए आपका समोसा एक हार्ड मटेरियल है, देख सकते, छू सकते, उसका नाम है, तो इसलिए वो नाउन है। पिज़्ज़ा किसी खाने वाली वस्तु का नाम है, इसलिए वो संज्ञा है। आपके हर चीज़, ट्रेन से लेके हेलीकॉप्टर से लेकर के फ्लैक्स से लेकर फैन से लेकर के प्रोजेक्टर से लेकर एसी से लेकर के सब कुछ है। और सेहरा, तो जो सेहरा है, तो सेहरा भी किसी चीज़ का नाम है जिसे हम देख सकते, छू सकते हैं, वह भी संज्ञा ही है। शेरवानी आजकल प्रचलन हो गया है शेरवानी का, लोग किराए में भी लाते हैं, कुछ खरीदते हैं, विभिन्न प्रकार के। शेरवानी भी किसी चीज़ का, कपड़े का नाम है, इसलिए वह भी आपकी क्या है? संज्ञा है। कोई भी आपके दिमाग में नाम आए तो मुझे आप बताएं, तो मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि वह संज्ञा है या नहीं। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करें, थिंक अबाउट द नेम्स ऑफ द कॉन्क्रीट एंड द ऑब्स्ट्रैक्ट। थोड़ा सा आप सोचिए और फिर मुझे आप बताएं कि आपकी नज़र में वह संज्ञा है कि नहीं। मान लिया आपने कहा कि अमूर्त वस्तु में ये, अच्छा एक चीज़ और हम ले सकते हैं कि मूर्त और अमूर्त वस्तुएं हैं, हम भावात्मक उसी के अंतर्गत रखते हैं। तो एक तीसरा हम और ले सकते हैं, और उसे हम ले सकते हैं जीवित। जीवित चीज़ ले सकते हैं, जीवित वस्तुएं, या जीवित, चलिए वस्तुएं न कह के जीवित प्राणी कह दें। और अगर मैं और ढंग से थोड़ा सा आपको समझाऊं और बताऊं, तो वास्तव में जो संज्ञा है, संज्ञा के अंतर्गत जो नाम रखे जाते हैं, तो उन्हें हम 3 भागों में बांटें। और मुख्य रूप से हम यहाँ कह सकते हैं जीवित प्राणी, यह आया, और यहाँ पर निर्जीव वस्तुएं आ गया, निर्जीव वस्तुएं हो जाएगा। और उसके बाद भावात्मक वस्तुएं, ये 3 हो गए इस रूप के लिए। तो अगर मैं इनको समाप्त भी कर दूं तो फिर इन्हीं को घुमा फिरा करके हम नया नाम दे सकते हैं, जीवित वस्तुएं या प्राणी, और निर्जीव और भावात्मक। अब अगर मैं इनको समझाऊं तो पूरे ब्रह्मांड में 3 ही प्रकार की चीज़ें हैं, या तो जीवित है, या निर्जीव है, और या भाव है, बस 3 है। अगर आप ये देखें, चंद्रमा में चले जाएं और बुध है, शुक्र है, वहाँ निर्जीव चीज़ें हैं, और हम आप हैं जीवित हैं, तो हमें आपको ह्यूमन कहा गया। बाहर कुत्ता खड़ा होगा जिसे मोती नाम दे देते हैं कुछ लोग, तो कुत्ता, डॉग, तो डॉग कौन है? जीवित का नाम है। काऊ जीवित का नाम है, और गोट जीवित का नाम है, लायन जीवित का है, जेब्रा जीवित का है, बफेलो जीवित का है।
बर्ड्स, पैरट जीवित का। तो जितने जीवित प्राणी हैं पूरे ब्रह्मांड में, जैसे टॉर्टाइज, कछुआ, तो कछुआ एक प्राणी का ही नाम है। अब आप संज्ञा के बारे में फाइनली ये समझें कि पूरे ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं उनका नाम ज़रूर दिया गया है। तो सारे प्राणी जिनका नाम दिया गया है वो संज्ञा है। अब कोई भी इमेजिन कर लीजिए, आप स्नेक कहें, सर्प। अब आप ये कहें कि नहीं सर कि धरती को शेषनाग टांगे हुई है। आप एक बात बताएं, कोई ऐसा नाग आपने देखा कि इतना मजबूत हो धरती को? लोग एक डंडे से मारते हैं, लेकिन शेषनाग धरती को संभाले। ठीक है, एक मिथोलॉजी है, लोग मानते हैं ऐसा है, लेकिन धरती को कोई शेषनाग तो नहीं संभाले हैं। अगर हम साइंटिफिक अप्रोच से कहें तो वह अपनी धुरी पर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है, फिर भी लोग कहते तो जो वो संभाले हैं शेषनाग, तो भी जीवित है, उसका नाम है शेषनाग, वह भी संज्ञा की श्रेणी में। आप अभी अभी एक बच्चा पैदा हो, उसका नाम चुन्नू रख दें तो चुन्नू भी सजीव है। और उसके बाद जितने हैं आपके हैं, पिग है, सुअर जीवित का नाम है, हॉर्स जीवित का नाम है, काऊ जीवित का नाम है। ब्रह्मांड में जितने जीवित प्राणी हैं उनका नाम है वो संज्ञा है। इसलिए संज्ञा हमारी मिलेगी कहाँ से? तो संज्ञा का निर्माण या संज्ञा बनती कहाँ से है? संज्ञा का मतलब नाम ही संज्ञा है, तो संज्ञा जीवित प्राणियों से आएगी। फिर उसके बाद आ गया निर्जीव वस्तुएं। तो मैंने अभी आपको जितने निर्जीव वस्तुएं काउंट कराई थी, पंखा से लेकर के, एसी से लेकर के, ट्रेन से लेकर के, चेयर है, टेबल है, ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं। स्टोन है, ब्रिक है, यानी ईंट है, स्टोन है, पत्थर है, सैंड है, बालू है, रॉक है, चट्टान है, सब निर्जीव है। तो आप देखिए एक सफ़ेद सफ़ेद ऐसे हार्ड मटेरियल है, तो आप कहते हैं नहीं सर ये रॉक है, इसका मतलब हार्ड मटेरियल को आपने रॉक नाम दिया है। तो जो भी निर्जीव है उनका आपने नाम दिया है, वह भी संज्ञा है। और भावात्मक की अभी चर्चा हुई थी, प्रेम है, वात्सल्य है आदि, ये भावात्मक की श्रेणी में आएगा। मैं निष्कर्ष में अगर कहूँ तो पूरे ब्रह्मांड में जीवित प्राणी, निर्जीव वस्तुएं और भावात्मक जो वस्तुएं हैं, इनके जितने नाम हैं वही सब कुछ है संज्ञा। तो संज्ञा में करोड़ों शब्द आते हैं, वो संज्ञा में है और इन्हीं के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा संज्ञा कुछ भी नहीं है। हम ये कह सकें कि अगर आपको किसी सेंटेंस में एक शब्द आता है, और जैसे कि आप समझना कि मैंने एक शब्द लिया और ये आया कि द काऊ, और आपको पहचानने के लिए, चूँकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी होता है कि आप शब्दों को एक वाक्य में पहचान सकें, कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है। तो सपोज दैट मैं एक वाक्य दूं कि द काउ इज़ ग्रेजिंग, यह एक सेंटेंस आया है और यहाँ पर एग्ज़ाम में आए और अंडरलाइन हो और पूछा जाए कि यह जो यहाँ पर आया है ये क्या है, तो ये संज्ञा यानी नाउन है, क्योंकि एक किसी जीवित का नेम है, जीवित प्राणी है, उसको हमने काऊ कहा है, इसलिए यह संज्ञा के रूप में है। अगर मैं यहीं पर कहूँ और ये आ गया कि द लव ऑफ मदर, द लव ऑफ मदर इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ये आया, तो यहाँ पर ये आया द लव ऑफ मदर। और लव को अगर ये कहा जाए कि क्या है, तो लव क्या है? हाँ, यानी भावात्मक या अमूर्त है, लेकिन नाउन तो है। लव क्या है? एक भाव है, उस भाव का नाम लव रख दिया गया है, तो यह आपका है, संज्ञा है। हाँ, ये ज़रूर हम कहेंगे कि वह एब्स्ट्रैक्ट है, भावात्मक है, सेंटिमेंटल है। अगर मैं एक और सेंटेंस लूँ और यहाँ पर हम कहें कि द नेचर ऑफ राम, राम इज गुड। चलिए हम एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, द नेचर ऑफ राम इज़ गुड। उसके पहले कि आप इसे बताएं और नेचर में मान लिया मैं अंडरलाइन करूं, तो उसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूं। नेचर शब्द को पहले समझा देता हूं। एक मैं और यहाँ टर्म लेता हूं, सेम मीनिंग है नेचर। नेचर जो टर्म आता है, नेचर टर्म दो रूपों में आया करता है।
एक तो नेचर शब्द आता है ये प्रकृति के लिए। अच्छा, प्रकृति क्या है कि ये समझ में ज़रूरत है, समझना चाहिए कि प्रकृति क्या है। तो मैं पहले हिंदी में आपको बताऊं कि प्रकृति, अब प्रकृति की अंग्रेजी नेचर है, तो ये प्रकृति का मतलब क्या है तो आप थोड़ा समझिए। जैसे आकाश, पहाड़, पर्वत, मैदान, फसलें, पेड़ पौधे, धरती, बालू, पत्थर, चट्टान, पानी, नदी, झील, सागर, ये सब हम आपने तो नहीं बनाया, कुदरत ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। इन्हीं सभी को मिला करके प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति क्या है? इन सारी चीज़ों का संगम है। और हम कहते हैं प्रकृति का नज़ारा बड़ा अच्छा है, प्रकृति बहुत अच्छी है। अब एक बात ये भी ध्यान देना है कि जब हम लेते हैं कि नदी है, झरना है, झील है, सागर है, महासागर है, पर्वत है, पहाड़ है, मैदान है, वहीं पर हम ले लेते हैं कि पहाड़ियाँ हैं, चट्टान है, फूल है, पत्ती है, फसलें हैं, सब कुछ को मिलाकर हमने प्रकृति कहा। ये जब सब कुछ हम देखते हैं, लोग उत्तराखंड जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं और भी पूर्वोत्तर में भी जाते हैं, जब सब कुछ ये देखते हैं एक साथ तो गुड फीलिंग होती है। अच्छा, फील आया हमारे अंदर इन्हें देख करके, और ये सब कुछ मिला जुला प्रकृति है। और हम कहते हैं कि क्या सुंदर है, क्या गजब का नज़ारा है। तो जब हम कहते हैं क्या सुंदर है, क्या गजब का नज़ारा है, तो मतलब सुंदर है। और हमारे भारतीय संस्कृति में ये कि देवी या फिर महिला को एक सुंदरता, एक सम्मान के लिए सुंदर माना गया है, इसलिए प्रकृति को हम स्त्रीलिंग के रूप में मानते हैं, क्योंकि स्त्री सुंदरता का प्रतीक है और प्रकृति भी हमारी सुंदर है, इसलिए स्त्रीलिंग में माना गया इसे। फेमिनिन जेंडर में यानी हम यहाँ पर जब लेते हैं तो स्त्रीलिंग में आएगा, जैसे नेचर, हालांकि पेड़ पर्वत ये सब निर्जीव है, लेकिन इसको हम स्त्रीलिंग के रूप में मानते हैं और उस रूप में हम इससे यानी बिहेव करते हैं। तो प्रकृति का मतलब होता है सारी चीज़ों का मिला जुला रूप, और उस प्रकृति के लिए हम प्रयोग करते हैं नेचर। लेकिन राम लड़का है और मोहन है। राम किसी से भी अच्छा व्यवहार करता है और जब भी कोई व्यक्ति मिलता है उससे बहुत ही सम्मानजनक ढंग से व्यवहार करता है। मोहन क्या करता है? हमेशा लड़ जाता है। तो हम कहेंगे राम का जो व्यवहार है, राम के जो गुण हैं, राम के अंदर का जो कार्य है अच्छा है, और मोहन का जो व्यवहार है, जो कार्य है अच्छा नहीं है। इसको भी हम नेचर टर्म में यूज करते हैं कि राम का नेचर अच्छा है, मोहन का नेचर अच्छा नहीं है। तो राम का नेचर अच्छा है तो मतलब है कि राम के जो भाव हैं वो अच्छे हैं, और मोहन का नेचर अच्छा नहीं है तो राम के जो भाव हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर जो नेचर टर्म आता है स्पेलिंग वही होती है, तो हम किसी व्यक्ति के स्वभाव के लिए भी लेते हैं, और नेचर का मतलब स्वभाव भी उसका हिंदी में ट्रांसलेट हम करते हैं। तो नेचर का मतलब प्रकृति हुआ और नेचर का मतलब हो गया एक व्यक्ति का स्वभाव, दोनों के लिए आता है। अब आप ये कहें कि एक व्यक्ति के स्वभाव के लिए, जैसे मैं कहूँ तो नेचर ऑफ माइंड यानी मेरा नेचर कैसा है, योर नेचर आपका नेचर कैसा है, और फिर कहेंगे नेचर प्रकृति के लिए, तो हम दोनों के लिए प्रयोग करेंगे। प्रकृति के लिए भी आएगा, किसी एक व्यक्ति के स्वभाव के लिए। अब आप ये कह सकते हैं कि कैसे हम जाने कि ये जो नेचर शब्द है वो किसी व्यक्ति के स्वभाव के लिए आया है, और कैसे जाने कि नेचर शब्द वह प्रकृति के लिए आया है। तो आप देखिएगा, अगर नेचर के साथ में द आर्टिकल आ जाए, और आपने देखिए मैंने लगाया ग्रामर का, मैं पूरा यूटिलाइज कर रहा हूँ। कभी मिस हो जाए तो हो सकता है, मिसिंग है, जल्दी में हो सकता है, ये दिमाग कहीं और है, 4 कामों में है, और मैं चीज़ें रिकॉल कर रहा हूँ, नहीं हो पा रही हैं, कहीं मिसिंग हो सकती। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि आपको ग्रामर का मैंने छोटा पार्ट पढ़ाया तो उस पार्ट की चीज़ें तो शामिल करूँगा, लेकिन अन्य सब पार्ट मैं शामिल करके चल रहा हूँ ग्रामेटिकली, और धीरे धीरे उनको मैं बताता जाऊँगा। अगर नेचर के पहले द आर्टिकल आता है
तो वह नेचर शब्द किसी स्वभाव के लिए आया है, किसी व्यक्ति के स्वभाव के लिए आता है। इफ देयर इज द आर्टिकल विद नेचर, सो इट मीन्स नेचर इज यूज्ड फॉर द बिहेव ऑफ अ पर्सन, उसके बिहेव के लिए हम करेंगे। और यदि नेचर के पहले द आर्टिकल नहीं आया तो वह प्रकृति के लिए है, पेड़ पौधा आकाश गगन इन सब के लिए वह है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि नेचर हमारी व्यापक है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। आप आकाश आदि देखें, पूरा अंबर बहुत बड़ा है, लेकिन जब द आर्टिकल आ जाता है तो लिमिट आ जाती है, निश्चितता। तो स्वभाव तो एक निश्चित होगा, किसी का है एक निश्चित दायरे में, लेकिन प्रकृति का दायरा हम नहीं बांध सकते। तो चूंकि द किसी चीज़ को बाउंड कर देता है, सीमा में बांध देता है, निश्चितता कर देता है, तो हम व्यक्ति के स्वभाव को निश्चित कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति को निश्चित नहीं कर सकते। वो इतनी बड़ी है कि अरबों साल हम चलते जाएं तो अंत नहीं है, क्योंकि हम पूरा सब जोड़ सकते हैं। अगर हम पूरा ब्रह्मांड की यात्रा करना शुरू कर दें, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, इसलिए इसे व्यापकता देने के लिए हमने इस पर आर्टिकल नहीं लगाया। और किसी का स्वभाव तो वह सीमित ही होगा, तो इसलिए यहाँ लगाया। तो जो द नेचर ऑफ राम आया है, इसका मतलब है, एक तो सेंस भी समझ में आता है राम का, इसका मतलब ये नेचर स्वभाव के लिए आया है। और दूसरी बात, यहाँ पर अगर न राम आ दिया है और हम कहें कि नेचर इज़ फाइन, नेचर इज़ गुड, लेकिन द अगर आ गया है तो मतलब वो किसी व्यक्ति के बारे में ही आया है। तो यहाँ पर नेचर के आपने समझा प्रकृति के लिए और मानव के स्वभाव के लिए, दोनों में आता है। तो ये आर्टिकल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, द नेचर ऑफ राम इज़ गुड। अच्छा, एक बात ध्यान देना है, ये नेचर क्या है? राम का नेचर अच्छा है। तो राम ने हमारे सामने आज बड़ा अच्छा व्यवहार हमसे किया होगा, कल किया होगा, परसों किया होगा, अक्सर किया होगा, तो तभी तो हम समझ गए कि राम बढ़िया व्यक्ति है। तो इसका मतलब है वो अच्छा व्यवहार करता रहा, तो राम के अंदर का अच्छापन का भाव हमारे सामने आया, जिसे हम न देख सकते न छू सकते, लेकिन फील कर सकते। और मोहन ने आज हमारे साथ गंदा व्यवहार किया, कल किया, परसों किया, अक्सर किया, तो उसके अंदर का जो गलत भाव है वह हमारे सामने आया, उसे हमने बैड कहा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो राम का भाव आया हमारे सामने, मोहन का आया, इसे हम देख नहीं सकते हैं, न छू सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। इसलिए जो नेचर शब्द आया है, जो भाव शब्द आया है, यह है आपका भावात्मक वस्तु का है, ये भाव का है। अगर मैंने कहा राम का नेचर, तो राम का नेचर न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, लेकिन राम के अंदर का भाव है। तो राम के अंदर के भाव को हमने फील किया और हमने नाम दिया नेचर। इसलिए अगर यहाँ पर कोई पूछता है कि नेचर क्या है, तो नेचर नाउन है। और नेचर नाउन में कौन सा है? जीवित, निर्जीव और भावात्मक में भावात्मक है। भावात्मक को ही हम अमूर्त कह सकते हैं, यानी सेंटिमेंटल है, या सेंटिमेंटल के साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट के रूप में है, वह भावात्मक के रूप में है। इसलिए जो आपका नाउन आए और वो भाव की श्रेणी में आए, ईर्ष्या, द्वेष और यहाँ पर स्वभाव, ये सब आपके भावात्मक है। तो पूरे ब्रह्मांड से लेकर इस धरती तक और प्रत्येक शहर और गांव तक 3 ही क्षेत्र हैं जिनको हम नाम देते हैं, निर्जीव, सजीव और भावात्मक को। और इसी क्षेत्र के जितने हमने नाम दे दिया, वो सब क्या है? नाउन है, यानी संज्ञा के रूप में है। तो इतना तो ग्राउंड आपने समझा। अब हम आप ये करते हैं कि थोड़ा सा नाउन के बारे में लिखते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट नंबर नाउन डाल रखा है, पहला नंबर नाउन डाल रखा है, और उसी में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो आज हम इतनी शुरुआत तो ज़रूर कर दें, फिर आगे देखेंगे। और मैं अब धीरे धीरे इंग्लिश में लिखाता चलूँगा, छोटे छोटे सेंटेंस बना करके, इजी सेंटेंस, और पूरा हिंदी में नहीं चलूँगा, क्योंकि वहाँ तक चल रहा था जहाँ तक टेंस थे। अब टेंस आप आ चुके, तो अब हम धीरे धीरे चलें और उसे मैं समझाता चलूँगा, तो आपके धीरे धीरे ये हैबिचुअल हो जाएंगे, और लिखने पढ़ने में तो अंग्रेज़ी लिखना बोलना इजी हो जाएगा। तो चलते हैं, नाउन है नंबर 1 में, और इसमें लिखते हैं अ नाउन इज यूज्ड,
अ नाउन इज यूज्ड। अब देखिए एक बात ध्यान देना है, मैं अभी आपको यहाँ नहीं बताने जा रहा हूँ इज यूज्ड हमने प्रयोग किया, लेकिन यूज्ड एक्चुअली में यहाँ मैंने पैसिव वॉइस का प्रयोग कर दिया है, लेकिन अभी एक्टिव पैसिव बताया नहीं तो मैं यहाँ पर छेड़ूंगा भी नहीं, और जो अभी आवश्यक नहीं वो नहीं बताऊंगा। यहाँ पर आवश्यक था उतना बता दिया। ग्रामर का हम प्रयोग करेंगे, लेकिन जो आगे बढ़ते जाएंगे वहाँ पर ये सारी चीज़ें यूज करते जाएंगे। तो अ नाउन इज यूज्ड एज द नेम ऑफ, इज यूज्ड एज द नेम ऑफ, एज द नेम ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ पर्सन, कॉमा थिंग, कॉमा प्लेस, कॉमा आइडिया एंड क्वालिटी, एंड क्वालिटी, QUALITY क्वालिटी। अच्छा एक थोड़ा सा भी ये समझें, अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है लेकिन आप पढ़ें। अ नाउन इज यूज्ड यानी एक नाउन का प्रयोग किया जाता है, और नाउन जानी जाती है एज द नेम, नेम के रूप में। अब नेम किसका हो, ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन का नेम हो, थिंग का हो, किसी वस्तु का हो, प्लेस का हो, किसी जगह का। मान लिया हमने कहा गाज़ियाबाद, हमने कहा हैदराबाद, सूरत, ये सब जगहों का नाम। तो प्लेस, आइडिया, विचार। जैसे मैं ये कहूँ साम्यवाद, कम्युनिज्म, तो कम्युनिज्म आया, साम्यवाद एक विचार है। और एक ये भी कहूँ कि यानी तत्ववाद, तो एक विचार है। वही मैं कहूँ कि प्रजातंत्र एक आइडिया है, एक थॉट है, लोक। और वहीं पर मैं कहूँ राजतंत्र एक थॉट है, एक आइडिया है। ये जितने हैं सब आइडिया। तो इस आइडिया को किसी को हमने साम्यवाद नाम दिया, किसी को लोकतंत्र नाम दिया, किसी को राजतंत्र नाम दिया, तो नाम हमने दिया है। तो आइडिया के भी बहुत सारे नेम हैं, आगे चल के और हम लोग समझेंगे। एंड क्वालिटी, गुणवत्ता, किसी भी चीज़ की गुणवत्ता का नाम हम ये देते हैं, तो वह भी आपका यानी नाउन के रूप में आएगा। लेकिन ये सब किसकी हो, तो अब इसके आगे क्वालिटी के आगे लिखें ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ पर्सन, कॉमा अ थिंग एंड अ प्लेस। उसी के आगे लिखेंगे क्वालिटी के आगे, क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, कॉमा अ थिंग एंड अ प्लेस, एंड अ प्लेस। दो बार नहीं हुआ है। ये जो मतलब क्वालिटी आइडिया है, यह आपका उसके रूप में आया। तो पर्सन, अ थिंग एंड अ प्लेस, वह उसके बताने के लिए उसे हम आगे देख लेंगे, समझ में आएगा। अच्छा इसमें आगे लिखेंगे द स्टडी ऑफ नाउन, द स्टडी ऑफ नाउन कैन बी डन, द स्टडी ऑफ नाउन कैन बी डन इन द फॉलोइंग। अच्छा फॉलोइंग का मतलब होता है जो आगे जा रहा है, लेकिन यहाँ जो मैं लिखाने जा रहा हूँ फॉलो, जैसे आप अक्सर है कि गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो फॉलोइंग का मतलब क्या होता है। वैसे फॉलो मीन्स होता है उसके पीछे चलना, अनुसरण करना, लेकिन जब आया गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फॉलोइंग पैसेज, तो फॉलोइंग का मतलब यहाँ नीचे से होता है। गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो मतलब है गिव द आंसर, आंसर दीजिए। फॉलोइंग क्वेश्चन का मतलब हुआ जो नीचे क्वेश्चन है, तो फॉलोइंग मीन्स नीचे। तो यहाँ पर भी आपका जो फॉलोइंग टर्म आया है वह नीचे के लिए आया है, तो फॉलोइंग। तो यहाँ पर हम लेंगे कि द स्टडी ऑफ नाउन कैन बी डन इन द फॉलोइंग डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब होता है क्षेत्र या विमा या एरिया। डायमेंशंस, डायमेंशंस मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हम जो नाउन है, नाउन का अध्ययन कई क्षेत्र में करेंगे। अब वो नाउन में कौन कौन से क्षेत्र हैं,
तो मेनली मैंने 4 ही क्षेत्र तैयार किया है और 4 ही क्षेत्र में पूरे नाउन को हम समेट लेंगे। तो नंबर वन आया नाउन नंबर। तो 1 नंबर आया नाउन नंबर, यानी नाउन को हमें अगर पढ़ना है तो नाउन के नंबर हमें पढ़ना होगा। नंबर दूसरा आ गया और नंबर 2 से मिलेंगे नाउन जेंडर। अगर हमें नाउन ढंग से समझना है तो हम नाउन के जेंडर तो समझ लें कम से कम, तो नाउन जेंडर। नंबर 3 आया नाउन केस, और यदि नाउन को हमें समझना है तो निश्चित बात है कि नाउन केस क्या होते हैं उसे समझ लें। और अगला आ गया नंबर चौथे में काइंड्स ऑफ नाउन। तो यह यहाँ पर हम देखेंगे कि नाउन कितने प्रकार का। एक्चुअली में अगर नाउन आपको पढ़ना हो, ढंग से समझना है फॉर द कंपटीशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन इन इंडिया, भारत की किसी भी परीक्षा में अगर आपको इंग्लिश का पूरा बोध लेना है, समझना है, तो अगर हमें नाउन का ज्ञान लेना है, और हमने पहले नंबर नाउन ही तो डाला है, तो नाउन को समझने के लिए नाउन के इतनी चीज़ों को समझना होगा मोस्टली। अगर इतना हमने समझ लिया तो आप ये समझिए नाउन की इतनी जानकारी पा चुके हैं कि इसको कहीं भी बोलने लिखने में आप पर्याप्त मजबूत हो जाएंगे। यू विल बी स्ट्रॉन्गर पर्सन देन दैट ऑफ द अदर पर्सन, and you will use the positive, the comparative, superlative degrees also in the writing and also in the speaking, यानी आप ज़रूर प्रयोग करेंगे। तो नाउन नंबर जानना होगा, नाउन जेंडर जानना होगा, नाउन केस जानना होगा और काइंड्स ऑफ नाउन जानना होगा। ये अब इन 4 में पहले नंबर को आप बना लीजिए हेड पॉइंट नाउन नंबर, और इस नाउन नंबर को हम लोग पहले समझेंगे और जानेंगे, और उसके बाद ये छोटे छोटे हैं, कोई बहुत बड़े पार्ट नहीं है। नाउन नंबर है, नाउन जेंडर है, नाउन केस है। हाँ, काइंड्स ऑफ नाउन में यहाँ पर ज़रूर इसके प्रकार जब हम समझेंगे थोड़ा डिटेल हो जाएगा। हाँ, इतनी चीज़ें अगर मैं समझा दूँ, हालांकि बहुत डिटेल है नाउन, और अंग्रेजी के बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्रबुद्ध टीचर इस धरा पर हैं, कहते हैं धरती वीरों से खाली नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सम्मानी लोग पढ़ाते हैं इंग्लिश को, और प्रबुद्ध लोग भी हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैंने जो प्रयास किया है, अपना व्यक्तिगत प्रयास है, और वो भी लॉन्ग टाइम का जो अनुभव है, तो मैंने सोचा है कि नाउन को सब पढ़ा दें, नाउन के बारे में सब बता दें, लेकिन शब्द कम आए, समय कम लगे, तो मैंने ये समेटने का प्रयास पूरा किया है। अदरवाइज़ नाउन का बहुत ही विस्तार हो जाता है। और आप देखेंगे भी कि मैं गागर में सागर भरने का काम करूँगा कि कम जगह में कम समय में नाउन ज़रूर पढ़ाऊँगा, लेकिन समस्त सागर भरा हुआ होगा, यानी सारी चीज़ें होंगी। ये मेरा अपना पूरा प्रयास है। और जो बच्चे हैं कंपटीशन में तैयारी करते हैं तो उसे ज़रूर देखें। हाँ, यह ज़रूर कि आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। अगली क्लास में मैं नाउन नंबर, नाउन जेंडर, नाउन केस तीनों बता करके और नाउन और काइंड्स या टाइप्स ऑफ नाउन में पहुंच जाऊंगा। अगली क्लास ये रहेगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नाउन नंबर के साथ पुनः। ओके, थैंक यू।